हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। आज अपने यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड अपने हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम आपको जीके और करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली दे रहे हैं, उसी तरह अब हम हिंदी की क्लासेस को भी रेगुलरली देंगे। ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास होने वाली है। जैसा कि पहली क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, ह्रस्व वर्ण, ओष्ठ वर्ण। री ध्वनि जो है किस स्वर के अंतर्गत आती है? आपको बता दें दोस्तों, जो घोष वर्ण होता है इसको घोष या सघोष भी कहते हैं। इसमें 31 अक्षर आते हैं। इसमें जो व्यंजनों के तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और सभी स्वर ये जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है अघोष वर्ण, उसमें जो है सभी व्यंजनों के पहला और दूसरा अक्षर और तीनों सा, यानी कि उसमें 13 अक्षर होते हैं। और घोष और सघोष, घोष या सघोष में 31 अक्षर होते हैं। तो ये दोस्तों जाने रहिए। और तीसरा है ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण मतलब बता दें दोस्तों, इसको लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, एक भाषिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व वर्ण को छोटा स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, एक भाषिक स्वर भी कहते हैं। इसमें केवल 4 अक्षर आते हैं। 4 अक्षर वो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री भी ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत आता है। तो आप लोग अगर ये पढ़े होंगे कि री जो है ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत आता है, तो आप ह्रस्व वर्ण पे टिक लगा के चले आएंगे। लेकिन अगर घोष होगा, हालांकि दोनों में से केवल एक ही होगा, क्योंकि घोष के अंतर्गत भी आता है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शनों को रखा है ताकि आप दोनों जान जाएं। घोष वर्ण के अंतर्गत इसलिए आता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सभी स्वर जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोगों को बहुत अभी क्लासेस बाकी हैं हमारी। अभी हम बहुत क्लासेस आपको पढ़ाएंगे, कम से कम 25-30 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट का हम देंगे। तो इसीलिए अब 10 दिन बाद एग्जाम है, इसलिए मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को 2x करने की जरूरत ना पड़े। मैं खुद 2x में ही चल रहा हूँ। घोष वर्ण मतलब सभी स्वर इसमें घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए री ध्वनि जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो और ह्रस्व वर्ण भी आता है, क्योंकि घोष वर्ण में सभी स्वर आते हैं और ह्रस्व वर्ण में तो 4 अक्षर हैं ही, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है दोस्तों। ए भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? कोयला, साहस, सूरज, विद्यार्थी। अब द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द मतलब जिसमें जो द्रव्य हो, जैसे कि पानी, लकड़ी, सोना, चांदी, कोयला, ये सब जो है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए, कोयला जो है एक द्रव्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। वह द्वार पर खड़ा है। अब अनिश्चयवाचक मतलब क्या? जो निश्चित ना हो, पता ना हो, जिसके बारे में जानकारी ना हो। मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे पता है कौन है। वह द्वार पर खड़े हैं, पता है। वह स्वयं द्वार पर खड़ा है, पता है। लेकिन जब आएगा कोई द्वार पर खड़ा है, तो पता ही नहीं है कौन खड़ा है, तो इसलिए कोई द्वार पर खड़ा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, प्रेरणार्थक, सहायक, संयुक्त। तो आप अगर पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो एक प्रेरणा का भाव आ रहा है, एक सहानुभूति की भावना आ रही है। तो इसीलिए इसमें जो है दुखाना शब्द जो है, दुखाना शब्द ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। या संज्ञा के बाद आता है, या संज्ञा के पहले आता है, या सर्वनाम के बाद आता है, या क्रिया के बाद आता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो सार्वनामिक विशेषण होता है वह हमेशा संज्ञा के पहले आता है। संज्ञा के पहले आता है, ये इसकी विशेषता है, संज्ञा के पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। वाक्य में रोज शब्द में क्रिया विशेषण है। इसमें दोस्तों क्रिया विशेषण पूछा गया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन क्या है? ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। रोज यानी कि ठाकुर साहब व्यायाम। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, जब स्थानवाचक का शब्द आएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका है, स्थानवाचक का जब शब्द आएगा तो कहाँ आएगा, कि ठाकुर साहब व्यायाम कहाँ करते हैं, तो ये तो कोई मिल नहीं रहा है। ठाकुर कालवाचक में कब का प्रश्न उठेगा, और जो है परिमाणवाचक में कितना का शब्द उठेगा, और रीतवाचक क्रिया विशेषण में जो है कैसे का शब्द जो है, कैसे का जो है उठेगा प्रश्न। और इसमें जब प्रश्न उठेगा तो आप पूछेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण को अगर ध्यान दीजिए तो पूछेगा ठाकुर साहब कब व्यायाम करते हैं, तो कहेगा ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। तो इसमें कालवाचक आ रहा है क्रिया विशेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त तद्भव शब्द से रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तूफान के कारण का अवशेष रह गया। अब इसमें तद्भव शब्द
प्रयुक्त करना है, तो यही पूछा गया है। तद्भव तत्सम आप लोग जानते होंगे, इसमें तद्भव शब्द का प्रयुक्त करना है और इन्हीं चारों में से प्रयुक्त करना है। अहीर, अम्लिका, अटारी, कर्तनी। तो इसमें जो है अभीर, अहीर, अहीर का जो है तद्भव ये भी है, अहीर भी तद्भव ही है, लेकिन इसका जो है अहीर का आभीर होगा। आप लोग याद रखें दोस्तों, अहीर का जो है आभीर तत्सम होगा, आभीर तत्सम होगा। और अम्लिका, अम्लिका का जानते हैं इमली होगा, अम्लिका, इसको जो संस्कृत में अम्लिका और हिंदी में इमली, यानी कि तत्सम में इमली। अट्टालिका, अट्टालिका तत्सम शब्द है, अटारी का अट्टालिका होगा, अट्टालिका ये तत्सम शब्द है। और अट्टालिका, तो इसमें जो है दोस्तों अटारी, तूफान के कारण अटारी का अवशेष रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अटारी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम होगा अट्टालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा भाव या दशा को कहते हैं सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, विशेषण। तो ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, आपने ही इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तथा भाव या दशा को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतों का राजा है में संज्ञा शब्द है, हिमालय, राजा, पर्वतों, ये सभी। तो इसमें दोस्तों में संज्ञा पूछा गया, संज्ञा मतलब मुख्य जो सब्जेक्ट है, तो वो जो है हिमालय है। पर्वतों का राजा कौन है, तो वो हिमालय है, उत्तर आएगा हिमालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के प्रमुख भेद हैं 3, 1, 2, 4। तो संज्ञा के जो प्रमुख भेद हैं वो दोस्तों 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द है, आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द है, आज है बहुत गर्मी वैसे ही बोलना पड़ रहा है लेकिन ऑप्शन बोल रहा हूँ, आज है बहुत गर्मी। तो इसमें जो है संज्ञा शब्द पूछा गया है, तो संज्ञा जो इसमें जो है गर्मी है, आज बहुत क्या है, तो वो गर्मी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, जापान, पारामारिबो, पारामारिबो, जापान, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पारामारिबो। तो ये जो किया गया था वो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए, न्यूयॉर्क में किया गया था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। दोस्तों मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत अभी आप लोगों को क्लासेस देनी बाकी है, और ये हमारी हिंदी की क्लास है और दूसरी क्लास है, तो अभी हमको और ऐसे बहुत क्लासेस देनी है, आपको कई क्वेश्चन से अवगत कराना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने, ये सब इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, और हमारा जो सीरीज है वो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, 4000, 2796, 2268, 1790। तो विश्व में दोस्तों जो कुल मान्यता प्राप्त हैं वो 2796, ऑप्शन नंबर बी, 2796 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब सॉरी दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, बोली विकसित होकर बनती है मातृभाषा, संकर भाषा, विभाषा, मानक भाषा। पूछा गया कि जो बोली है वो जो है विकसित होकर क्या बन जाती है, मातृभाषा बन जाती है, संकर भाषा बन जाती है, विभाषा बन जाती है या मानक भाषा बन जाती है। तो आपको बता दें दोस्तों, बोली जो है विकसित होकर वो विभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, 2, 4, 3, 5। पंछी में जो व्यंजन वर्ण हैं वो दोस्तों हैं 3, ऑप्शन नंबर सी, 3 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ओ। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों वो है ओ। बाकी बड़ा आ भी मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई भी है, बड़ा ओ भी है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है प्लस मूल है, और ये ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, 3, 5, 4, 2। तो कामता प्रसाद जी ने जो माने हैं वो 2 माने हैं, केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर डी। वो 2 कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यही जो है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों केवल 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है होगा, 46, 46, 46, 46। अब मैथ में तो बहुत लोग लिख लेंगे, वैसे भी बोल देंगे 46 को 46, लेकिन जो है हिंदी में कैसे बोला जाता है, तो ये जो होगा 46, 46 पहला ही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 46। छा पर छोटी मात्रा और बड़ा या और ला पर बड़ी की मात्रा और सा, यही जो है शुद्ध होगा। और बाकी सब 46 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, केवल 46 होगा ये।
19 क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुति लिपि शब्द को ठीक कीजिए। इसमें श्रुति लिपि जो है कहा गया है कि इसका सही शुद्ध क्या होगा। श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, तो ये पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको मिलता रहेगा। तो ये जो होगा आपका सही वो हमेशा चौथा होगा। इसमें देखिए श्रुति लिपि यानी कि ताप पे छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जो सही होगा श्रुत लिपि यानी कि यहाँ पर ताप पे छोटी की मात्रा नहीं होगा, श्रुत लिपि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान, तो इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, देदीप्यमान। इसका जो सही होगा वो देदीप्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो ये जो होगा दोस्तों बस हो गया, रहने दीजिए। कहाँ कहाँ विराम लगा आप लोग ध्यान से देखिए। ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं हैं, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें जो है जो अर्ध विराम यानी कि जो विराम चिन्ह लगता है, विराम पूछा गया है, और प्लस जो अर्ध विराम लगता है उसको भी थोड़ा सा ठहरने को कहता है। जब बस हो गया, अब बस हो गया उसको जो स्पीड में बोलते हैं, लेकिन अगर आप अर्ध विराम लगा तो ऐसे पूछे बस हो गया। तो इस हिसाब से पढ़ने का तरीका ये सब आप लोगों को चौथी पाँचवीं में ही पढ़ाया जा चुका होगा दोस्तों, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और इसमें जो है सही होगा वह तुम्हारे क्या कहने, वह तुम्हारे क्या कहने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत सही किया गया है, क्योंकि वह तुम्हारे क्या कहने उसके बाद अर्ध विराम, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो यहाँ पर अर्ध विराम जरूरी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। योग ऋण, ऋण, सरल, यौगिक। तो वह शब्द यौगिक होते हैं दोस्तों। अब ये यौगिक की एक हिसाब से परिभाषा लिखा है कि वह शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। जो प्रकृति, प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बने हो तो वह जो शब्द कहलाते हैं वह दोस्तों यौगिक कहलाते हैं हमेशा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा। जंजीर, संध्या, श्रृंखला, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे सांकल एक तद्भव शब्द है और इसमें तत्सम पूछा गया तो क्या होगा, जंजीर होगा, संध्या होगा, श्रृंखला होगा। तो सांकल मतलब श्रृंखला यानी कि एक जो चलती आती नहीं पीढ़ी श्रृंखला, तो उसको जो कहते हैं श्रृंखला को तद्भव में सांकल कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा श्रृंखला का तद्भव बताइए। सांकल का तत्सम है तो श्रृंखला और श्रृंखला का तद्भव है तो सांकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। अब पूछा गया है कि इसमें किस तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है संस्कृत शब्द तत्सम मतलब, तो ये पूछा गया कि इस तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तो ये जो होगा दोस्तों वो निकृष्ट होगा। निकृष्ट एक तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत शब्द है निकृष्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। औरस, पावस, दिंगत, पाश। तो उसमें पूछा गया है तद्भव शब्द। तो तद्भव जो होगा इन तीन जो है शब्द हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ये जो है तत्सम शब्द हैं। और जो पावस है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो जो है एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पावस। दोस्तों वर्ड पे भी ध्यान रखिए दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा रखिए, ठीक है। स्क्रीन पे भी रखिए और जो ज़ुबान से बोल रहा हूँ उस पर, क्योंकि हमारा जो वीडियो उसमें मैं ज़ुबान से ज़्यादा समझाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं लिख के समझाऊंगा उसमें टाइम वेस्ट होगा और टाइम आपके पास है नहीं, ये मुझे भी पता है आपको भी पता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दिखा रहा हूँ पूरा, चाहे हमारा जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, हिंदी का हो, उसके बाद हम अपने मैथ का भी क्वेश्चंस को देंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यानी कि कंटेंट यानी कि क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने का यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो पर बने रहिए। और आपके दोस्त भी जो तैयारी कर रहे हैं, घर वाले हैं, कोई भी तैयारी कर रहा है दोस्त यार, तो उसको भी भेजते रहिए, क्योंकि
क्वेश्चन बहुत बताते हैं, इसलिए मैं दोस्तों मेरा 25 क्वेश्चंस 15 मिनट मैक्सिमम, मैं 15 मिनट लेना चाहता हूँ इसको, इसमें चाहे वो जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, हिंदी का हो। मैं सोचता हूँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म कर दूँ आपका, इसीलिए मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ शुरुआत में, और अंत में थोड़ा थोड़ा बात हो जाता है, और बाकी समझाने के लिए वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अब हम आपका नेक्स्ट हमारा जीके करंट अफेयर्स और हिंदी की क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, और तीनों सब अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर जानते हैं कि सारे क्वेश्चन बराबर बराबर आने हैं, उतने उतने ही सब आएंगे। 37 क्वेश्चन आपका हिंदी का आएगा, और इसमें जो हम केवल इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे अगर आपको 500 भी क्वेश्चन अगर हम प्रोवाइड कर पाएँ, 500-600 क्वेश्चन हिंदी के और जीके के करंट अफेयर्स के ऐसे ही, मतलब तो आपका कुछ ना कुछ आपका धीरे धीरे उसमें 500 में से क्वेश्चन फंसेगा जरूर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है।